हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ, जिसका चार्ट और नोट्स आप लोग पढ़ चुके हैं। एक बार पुनः हम इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से चार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में हम इसके 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियाँ, दूसरा है व्यवस्थापिका या विधायिक शक्तियाँ, तीसरा है न्यायिक शक्तियाँ और चौथा है वित्तीय शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भाग वही है जो सरकार की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को डेडिकेट करती है, और चौथी वित्तीय शक्तियाँ ये आपको याद करने के लिए अच्छे से याद कर लेना है। आज हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या कार्यपालिका शक्तियों में महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदमुक्ति क्या होता है, कौन से संविधान के अनुच्छेद में राष्ट्रपति की इन शक्तियों का विवरण दिया गया है, ये सारी बातें हम आज पढ़ेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, इसका वर्णन किया गया है तथा इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। समस्त कार्य एवं समस्त महत्वपूर्ण निर्णय राष्ट्रपति के नाम से होंगे। संघीय शासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचना पाने का अधिकार भी राष्ट्रपति की शक्तियों में ही शामिल है। अतः प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल व प्रशासन के समस्त महत्वपूर्ण विषयों की सूचना समय समय पर देता है। तो संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, और वो समस्त शक्तियां डायरेक्ट प्रयोग नहीं करके उसके द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है उन्हीं के माध्यम से वो शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो राष्ट्रपति को समय समय पर सभी प्रकार की विशिष्ट सूचनाएं प्रदान करता रहेगा। तो क्या है सबसे पहली सूचना कि पहला अधिकार महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदमुक्ति। तो प्रधानमंत्री की सलाह से, उन मंत्रियों की सलाह से जिसे राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों तथा विदेशों में नियुक्त राजदूतों आदि की नियुक्ति करता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग तथा पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने संबंधी आयोगों के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति व पदमुक्ति का कार्य व अधिकार राष्ट्रपति को ही होता है। संविधान के अनुच्छेद 73 में कहा गया है कि भारत सरकार के लिए कार्यों के अधिक सुचारू संचालन हेतु राष्ट्रपति नियमों का निर्माण करेगा। तो मुख्य अधिकारियों के नाम जिनकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, हम उन्हें उसको पढ़ लेंगे कि राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा के अध्यक्ष व सदस्य, विदेशों में राजदूत, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इसके अलावा अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग और पिछड़े वर्गों की दशा सुधारने संबंधी आयोग की जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति और पदमुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण। कि राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के नियमों का निर्माण करता है, और वो कौन कौन से नियम होते हैं जिनका राष्ट्रपति निर्माण कर सकता है, उसे अब हम पढ़ेंगे। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की नियमों व निर्माण राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही निर्णय लिए जाते हैं। ये दोनों जो सदन है हमारे, लोकसभा और राज्यसभा में जो भी निर्णय लिए जाते हैं या उनकी संयुक्त बैठकों में जो भी निर्णय लिए जाते हैं और जिससे नियमों का या कानूनों का निर्माण होता है, वह राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति के बाद ही होते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी, महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां, संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति व नियमों की पूर्णता के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अर्थात कोई भी कार्य, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय का हो, चाहे वो महालेखा परीक्षक का हो, चाहे प्रशासनिक शक्तियों का हो या संघीय लोक सेवा के आयोग का हो, वो सारे के सारे कार्यों की जो नियम होते हैं, जो नियम निर्माण किए जाते हैं, वो सब राष्ट्रपति की सहमति से ही पूर्ण होते हैं। अगला पॉइंट है संघ की इकाइयों पर नियंत्रण। तो संघ यानी केंद्र की इकाइयां कौन कौन सी है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो इन इकाइयों पर भी राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण रहता है। कैसे, उसे हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह राज्य सरकारों को निर्देशित, नियंत्रित व समन्वित करे। समन्वित नीति तथा राज्यों के पारस्परिक विवादों के निपटारों के संबंध में परामर्श देने के लिए वह अंतर्राज्य परिषद का गठन करता है। वह किन्हीं संघीय विषयों पर प्रशासन राज्य सरकार को सौंप सकता है। संघीय क्षेत्रों में प्रशासन का उत्तरदायित्व भी राष्ट्रपति को होता है। तो राष्ट्रपति संघ की इकाइयों पर नियंत्रण रखता है कि जैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ही राष्ट्रपति के कांटेक्ट में रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। तो जो भी संघ और केंद्र के कार्य होते हैं, उन सब का समन्वय करना राष्ट्रपति का ही कार्य होता है। तो संघ की जो इकाइयां हैं, उसमें इकाइयों यानी राज्यों में कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो विवाद को उत्पन्न कर देती है। तो ये विवाद जो होते हैं, उनका भी समाधान राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, क्योंकि राज्यों का विवाद है तो राज्यों के विवाद भी राष्ट्रपति ही उनको निपटाता है। तो राष्ट्रपति ने इसके लिए अंतर्राज्य परिषद का वो निर्माण करता है, जिसमें राज्यों के विवादों का निपटारा किया जाता है। याद रखेंगे, राज्यों के विवादों का निपटारा अंतर्राज्य परिषद के द्वारा होता है, जिसका निर्माण राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है सर्वोच्च कि राष्ट्रपति जल, थल और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो इसीलिए भारत की तीनों सेनाओं पर राष्ट्रपति का पूर्ण अधिकार होता है। वह इन तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, किंतु वह इस अधिकार का प्रयोग कानून के अनुसार ही कर सकता है। तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रतिरक्षा सेनाओं, युद्ध व शांति आदि के विषयों में कानून बनाने की शक्तियां केवल और केवल संसद को ही प्राप्त है। अतः भारत का राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं को प्रयोग देने की, और न ही कोई संधि या समझौता करने की क्षमता राष्ट्रपति के पास होती है। तो सर्वोच्च सेनापति होते हुए जल, थल और वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति होता है। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं, लेकिन जो सामान्य कार्य शक्तियां हैं, उसमें युद्ध तो नहीं, लेकिन शांति, समझौते, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा में जो भी कोई कार्यवाही होती है, उसका पूर्ण रूप से कार्य कौन करता है? संसद के द्वारा ही वो कार्य किए जाते हैं। और संसद की कार्यवाहियों में राष्ट्रपति स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता है। संसद की पूर्ण विवरण के बाद ही, संसद की पूर्ण स्वीकृति के बाद ही राष्ट्रपति ऐसा कार्यवाही कर सकता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रतिनिधित्व। अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रतिनिधित्व, जैसा कि नाम से जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय है, यानी विवाद नहीं है, राष्ट्रों की बात नहीं है, विदेशों की बात है। तो विदेशों में किस प्रकार से राष्ट्रपति क्या क्या वो कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का प्रतिनिधित्व वह कैसे करता है। अंतर्राज्यीय मामलों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत व कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। वह विदेशों के राजदूतों व कूटनीतिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है।
विदेशों से की जाने वाली संधियां भी राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है, तथापि उससे संबंधित वास्तविक कार्य संबंधित मंत्री करता है। ये संधियां तभी लागू की जाती है जब संसद द्वारा उसका अनुसमर्थन दिया जाए। तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय मामलों का प्रतिनिधित्व अवश्य करता है, लेकिन वह प्रतिनिधित्व किस प्रकार से करता है कि वह राजदूतों की नियुक्ति करता है और कूटनीतिज्ञों की नियुक्ति करता है। तो दो शब्द आ रहे हैं, पहला है राजदूत और दूसरा है कूटनीतिक व्यक्ति। तो ये कूटनीतिज्ञों और राजदूतों में क्या अंतर है कि राजदूत राष्ट्र की सेवा के लिए एक डायरेक्ट पदाधिकारी होते हैं, जो बहुत सारे जो अंतर्राज्यिक विवाद होते हैं जिसमें हमारे नागरिकों की सुरक्षा की बात होती है, वो सारे कार्य राजदूत करते हैं। और कूटनीतिक लोग क्या करते हैं, कूटनीतिज्ञ क्या करते हैं, वह दूसरे राज्यों में स्थित होते हैं लेकिन अपनी पहचान छुपाकर वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही है उसकी जानकारी हमारे राष्ट्र को पहुँचाते रहते हैं। तो कूटनीतिज्ञों का कार्य थोड़ा सा डिफरेंट होता है राजदूतों से। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो राष्ट्रपति इन अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कोई भी संधि या समझौते करता है किसी भी प्रकार के, तो उसके लिए भी उसे संसद का अनुसमर्थन प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगला है प्रशासन में अधीक्षक, नियंत्रक व निर्देशक के रूप में। तो किस प्रकार राष्ट्रपति प्रशासन में अधीक्षक का कार्य करता है, यानी डायरेक्टर का कार्य करता है। वे हर कार्य को पूर्ण जानकारी के बाद, निरीक्षण करने के बाद ही उसके आगे कार्यवाही को बढ़ाता है। नियंत्रक का अर्थ होता है नियंत्रण करना। कहीं भी कोई इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं जो पूर्ण रूप से गतिविधियां ऐसी हैं जो संवैधानिक तरीके से ही चल रही हैं, तो उनका भी ध्यान राष्ट्रपति रखता है। और तीसरा निर्देशन के रूप में कि निर्देशन किस प्रकार से वो निर्देशित करता है, इसे हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति नियंत्रक, अधीक्षक व निर्देशक के रूप में राज्य प्रशासन के आदेश निर्देश दे सकता है। उन्हें राष्ट्रीय और सैनिक दृष्टिकोण से संचार साधनों को बनाए रखने के लिए आदेश दे सकता है। राज्यों के परस्पर विवादों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रपति अंतर राज्य परिषद का निर्माण कर सकता है। और यदि कोई राज्य राष्ट्रपति के आदेशों का लगातार उल्लंघन करे तो वह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य प्रशासन को सीधे अपने हाथों में ले सकता है और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो राष्ट्रपति किस प्रकार से अंतर्राज्यीय परिषद से के माध्यम से समस्त राज्यों की इकाइयों को समन्वित करता है। और यदि कोई ऐसा है जो राष्ट्रपति के निर्देशों को, कोई राज्य ऐसा है जो राष्ट्रपति के निर्देशों को उल्लंघन कर रहा है लगातार, तो धारा 356 के द्वारा उसे सीधे प्रशासन को अपने हाथ में ले सकता है। तो ये समस्त शक्तियां राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आती है। दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति है व्यवस्थापिका या विधायी शक्तियां, इसे हम पढ़ेंगे। तो विधायी शक्तियां किस प्रकार से कार्य करती है, तो विधायी शक्तियों का पहला पॉइंट है संसद के अधिवेशनों की व्यवस्था करना। राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि व्यवस्थापिका संबंधी संसद के समस्त कार्य तभी पूरे होते हैं जब राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति मोहर लगा देता है। यानी कि व्यवस्थापिका के कार्य तब तक अपूर्ण है जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति की मोहर नहीं लगाए। तो पहला पॉइंट है संसद के अधिवेशनों की व्यवस्था करना। राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशनों को बुलाना, उन्हें स्थगित करना, उनका सत्रावसान करना आदि समस्त कार्य करने होते हैं। लोकसभा का विघटन करना हो या राष्ट्रपति की भूमिका उस समय और भी अहम हो जाती है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद के अधिवेशनों के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों में अपना अभिभाषण प्रस्तुत करता है, जिसमें शासन की नीतियों, उसके कार्यक्रमों की घोषणा करता है
व अन्य अवसरों पर भी वह दोनों या किसी एक सदन को संदेश भेजने के अतिरिक्त विशिष्ट भाषण दे सकता है। किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति हो तो संयुक्त बैठक बुलाकर मतभेद निपटाने का प्रयास करता है। तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की कब कब सत्र बैठेंगे, कब शुरू होंगे, कब तक चलते रहेंगे, कब उन्हें स्थगित करना है, कब उन्हें दोबारा से चलाना है, कौन कौन उसमें शामिल होगा, ये सारी की सारी बातें राष्ट्रपति ही तय करता है। इसके बाद में यदि हम देखते हैं कि संसद के अधिवेशन में लोकसभा राज्यसभा की बातों में भी कहीं ना कहीं मतभेद पाया जाता है, तो उस मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करता है कि अंतर राज्य परिषद, जिसका निर्माण राष्ट्रपति ने किया हुआ होता है, उसके माध्यम से राज्यों की लोकसभा और राज्यों की सभा के जो मतभेद होते हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करता है। और कई बार विवाद ऐसा होता है कि संयुक्त बैठक बुलाकर भी उसके विवादों को निपटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठकें बुलाकर उसे निपटाने का प्रयास करता है, मतभेद की स्थिति को न्यूट्रलाइज कर देता है और सामान्य रूप से कार्य चलता रहता है। अगला है संसद के सदस्यों का मनोनयन। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदन में कुछ लोगों का मनोनयन कर सकता है। तो राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है जिसके द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य या सामाजिक जीवन में कुछ विशिष्ट योगदान दिया हो, जिन्होंने भारत की समृद्धि और प्रगति के लिए विशेष कार्य किया हो। ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है तथा लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है जो आंग्ल भारतीय हो सकते हैं, उन्हें भी मनोनीत कर सकता है। यदि राष्ट्रपति देखे कि उस संप्रदाय की लोकसभा में उस संप्रदाय को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसे लोगों को भी वो लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। तो संसद के 2 सदन राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। नाम से जाहिर है कि राज्यसभा यानी राज्यों की सभा वो उच्च सदन है क्योंकि लोक से बड़ा राज्य होता है। और दूसरा सदन निम्न सदन है, लोकसभा यानी लोगों का सदन। जो संख्यात्मक दृष्टि से देखते हैं तो लोग ज्यादा होते हैं, तो लोकसभा संख्यात्मक दृष्टि से बड़ा है। और राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्य कम होते हैं, पर राज्य में शक्तियों की दृष्टि से देखें तो राज्य बड़ा होता है और संख्या की तरफ से देखते हैं तो लोकसभा बड़ा होता है। तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्यसभा में वह 12 लोगों को जिन्होंने भारत की समृद्धि और प्रगति के लिए विशेष योगदान दिया है, कार्य किया है, वो कला, विज्ञान, साहित्य या सामाजिक गतिविधियों से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं और वो कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। और लोकसभा में यदि वो देखें कि कहीं ऐसा हो रहा है कि कहीं अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं आ रहा, तो वो लोकसभा में भी 2 लोगों को, चाहे वो आंग्ल भारतीय हो या अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो, उन्हें भी वो मनोनीत कर सकता है। अगला है विधेयकों पर निषेधाधिकार। विधेयकों पर निषेधाधिकार का अर्थ होता है कि जो भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाते हैं तो पारित विधेयकों को कानून बनने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। अतः राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह विधेयकों को स्वीकार करे, अस्वीकार करे, संशोधित करे या संसद में अपने सुझावों के साथ पुनः विचार हेतु भेज दे। यदि दोबारा पारित होकर संसद से ऐसा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है। कि जब भी कोई विधेयक पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा से और अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास आता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये निषेधाधिकार होता है
कि वो उसे स्वीकार करे, अस्वीकार करे या संशोधित करे। तो स्वीकार अस्वीकार तो समझ में आ रहा है। संशोधित का अर्थ होता है कि कोई नया उसमें विचार जोड़कर अपना फिर बता दे, संशोधित कर दे, या फिर पूर्ण रूप से उनको मना ही कर दे, स्थगित कर दे। ये सारे के सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास होते हैं। लेकिन पुनः विचार के साथ, अपने कुछ सुझावों के साथ भी राष्ट्रपति उसे पुनः विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा में भेज सकता है। लेकिन सुझावों के साथ भेजने के बाद यदि वो पुनः लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाते हैं तो फिर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति मोहर लगानी ही होती है। अगला है राज्यों की व्यवस्थापन पर नियंत्रण। कि राष्ट्रपति राज्यों के व्यवस्थापन पर भी पूर्ण नियंत्रण रखता है। नंबर 1, राज्यों द्वारा संपत्ति प्राप्त करने से संबंधित अधिनियम पारित करना। दूसरा, अधिनियम के द्वारा समवर्ती सूची के विषयों पर निर्मित वे अधिनियम जो संघ के विरोध होने पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के द्वारा अधिनियमित किए जा सकते हैं। और नंबर 3, इसके लिए राज्यों के राज्यपालों का ये कर्तव्य है कि वह ऐसे विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखकर बाद में उनकी स्वीकृति प्रदान करें। तो ये जो तीनों बातें हैं व्यवस्थापन संबंधी बातें, इसमें राष्ट्रपति 3 महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। अध्यादेश लागू करना, कि संसद के अधिवेशन न होने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। इन अध्यादेशों की मान्यता संसद के कानूनों के समान ही होती है और ये अध्यादेश जारी होने के बाद संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक लागू रह सकते हैं। किंतु यदि संसद चाहे तो उस समय से पूर्व भी समाप्त कर सकती है और ऐसे अध्यादेश उन्हीं विषयों के संबंध में जारी किए जा सकते हैं जिनके संबंध में विधि निर्माण का अधिकार संसद को प्राप्त हो। पिछले 50 वर्षों के दौरान राष्ट्रपति ने 554 अध्यादेश जारी किए हैं। ये ऐसा रिकॉर्ड करता है कि अध्यादेश का अर्थ होता है कि जब कभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है और नियम कानून बनाना आवश्यक हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह ऐसे नियमों और कानूनों को बना सकता है, बाद में संसद की स्वीकृति ले सकते हैं। 6 सप्ताह तक ये आदेश चल सकते हैं और यदि संसद चाहे तो बाद में उसे अस्वीकार कर सकता है, लेकिन उस समय वो नियम लागू हो जाते हैं। अब तक 554 अध्यादेश राष्ट्रपति लागू कर सका, ऐसा पुराना रिकॉर्ड है। आज के लिए केवल इतना ही। इन 2 शक्तियों को हम फिर से पढ़ेंगे।